चलिए इसी के साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप याद करें, मैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जब मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पार्ट 2 में डिस्कस की थी, उसी के साथ में पैरेलल में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शंस भी डिस्कस की थी। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है आपका, वो हम पैरेलल में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आप ध्यान देना, कार्बोनाइल कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट होने के साथ में अब मैं कार्बोहाइड्रेट्स जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो पार्ट है उसका काफी पार्ट तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस की थी, वहां पर मैंने कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शंस डिस्कस की थी। उसके अलावा कुछ और रिएक्शंस भी मैंने बीच में डिस्कस किए हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में हमें केवल एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं रिएजेंट से रिलेटेड है। तो इसी के साथ में मैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाला पार्ट है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप देखो कार्बोहाइड्रेट्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इस पार्ट को कंप्लीट करने के साथ में हमारा जो बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर है, कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। बस कार्बोहाइड्रेट में काफी पार्ट में पहले डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट में जो डिस्कस करना है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो कंप्लीट करने के साथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा देखो चैप्टर्स में हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, हेलोजन डेरिवेटिव्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अल्कोहल ईथर हमने कंप्लीट कर लिया है, कार्बोनाइल कंपाउंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। कार्बोहाइड्रेट्स जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मेन पार्ट है उसका एक लास्ट टॉपिक जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके बाद में फिर हमें डिस्कस करना रहेगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात की जाए तो आप ध्यान देना, देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। देखो आपने पढ़ा होगा, एल्डिहाइड कीटोन में भी हमने डिस्कस किया था। एल्डिहाइड कीटोन में कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए 4 रिएजेंट्स का हम यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हम यूज करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड शिफ्ट रिएजेंट। 4 रिएजेंट्स होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, देखो कि एल्डिहाइड के अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। इसीलिए हम बात करते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड शिफ्ट रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स बट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि जब एल्डिहाइड को ये रिएजेंट्स ऑक्सीडाइज करते हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और शिफ्ट रिएजेंट, ये जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इटसेल्फ रिड्यूस होते हैं। जबकि अगर ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे तो खुद रिड्यूस भी नहीं होंगे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होकर इन 4 रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देगा, जबकि कीटोन अगर खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो इनको रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विद टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड शिफ्ट रिएजेंट, व्हाइल कीटोन कैन नॉट। हम कहते हैं ना कि एल्डिहाइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं जबकि कीटोन्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते हैं। क्लियर होनी बात है। अब आप देखो, अगर हम बात करें टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और शिफ्ट रिएजेंट की, हालांकि हमने इसको डिस्कस किया है, मैं थोड़ा सा इसको वहां से रिलेट करके बताता हूं ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। देखो इन रिएजेंट्स की अगर बात की जाए तो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और शिफ्ट रिएजेंट की अगर हम बात करें, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट?
it is ammonical silver nitrate. Mixture of silver nitrate and ammonium hydroxide is called Tollens TSN. फैलिंग सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा फैलिंग सॉल्यूशन हमेशा दो पार्ट्स में रखा जाता है, फैलिंग सॉल्यूशन A एंड फैलिंग सॉल्यूशन B. एंड व्हाट इज फैलिंग सॉल्यूशन A? इट इज aqueous copper sulfate and failing solution B is alkaline sodium potassium tartrate. मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं टार्ट्रिक एसिड के सॉल्ट का एल्कलाइन सॉल्यूशन, और इसी को आपने पढ़ा होगा, इसी को हम रोशल्स सॉल्ट भी कहते हैं. और जब भी हमें फैलिंग सॉल्यूशन यूज करना होता है तो फैलिंग सॉल्यूशन A एंड फैलिंग सॉल्यूशन B दोनों को मिक्स करके हम एक फाइनल फैलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं और उसका हम यूज करते हैं. इसी तरह से देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन के कुछ सिमिलर होता है. यहां पर हम बात करते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस अल्कलाइन सोडियम सिट्रेट. मतलब अगर आप इसको फैलिंग सॉल्यूशन से कंपेयर करोगे तो यहां पर हम टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट यूज करते हैं, जबकि यहां पर हम सिट्रिक एसिड का सॉल्ट यूज करते हैं. और अगर बात की जाए शिफ्ट TSN की तो आपने पढ़ा होगा शिफ्ट TSN इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिफ्ट डाई. शिफ्ट TSN की अगर बात की जाए तो इसको हम किससे बनाते हैं? शिफ्ट डाई से बनाते हैं. और शिफ्ट डाई क्या होती है? देखो पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड. इसकी अगर बात की जाए तो देखो पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड जो है दिस इज शिफ्ट डाई. इसको तो हम कहते हैं शिफ्ट डाई, और ये होती है पिंक कलर की डाई होती है. इट इज पिंक इन कलर. बट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन, जब इस पिंक कलर के सॉल्यूशन से हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है. और ध्यान देना दिस कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड शिफ्ट रिएजेंट. इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट रिएजेंट. तो ध्यान देना अगर बात की जाए टॉलरेंस रिएजेंट की, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट. फैलिंग सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ये दो पार्ट्स में होता है, फैलिंग सॉल्यूशन A एंड B. फैलिंग सॉल्यूशन A इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड B इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ये मिक्सचर होता है एक्वस कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट, इट्स एल्कलाइन सॉल्यूशन. और शिफ्ट TSN की अगर बात की जाए तो शिफ्ट TSN इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिफ्ट डाई. एंड व्हाट इज शिफ्ट डाई? पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन. इट इज शिफ्ट डाई, that is a pink solution, and when sulfur dioxide gas is passed through this solution, this pink colored solution becomes colorless, and this colorless solution is called Schiff's reagent. देखो ये तो हो गया हमारे पास ये 4 oxidizing agents. These are oxidizing agents which can oxidize aldehyde but cannot oxidize ketones. These oxidizing agents can oxidize aldehydes but not ketones. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं बट कीटोन्स को नहीं. यही जनरल पॉइंट है इसका. अब आप देखो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर आप कह सकते हैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड इन्हें रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और कीटोन ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे तो फिर आप कह सकते हैं कि ये अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे तो खुद रिड्यूस भी नहीं होंगे. इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कीटोन क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा. तो दिस इज अबाउट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड which is not observed in ketones. इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग आइदर ऑफ दीज रिएजेंट्स, क्योंकि इन रिएजेंट्स का जब हम यूज करते हैं तो हमें कुछ विजिबल चेंजेस मिलते हैं। वो विजिबल चेंजेस क्या मिलते हैं, तो ध्यान देना। देखो टॉलरेंस रिएजेंट का जब आप यूज करते हैं तो टॉलरेंस रिएजेंट जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है तो इटसेल्फ रिड्यूस होता है और इसमें हमें मिलता है शाइनी प्रेसिपिटेट। ध्यान देना, इस केस में हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर हमें Ag का सिल्वर का शाइनी प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट, इसी को कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो जब टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो इटसेल्फ रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा तो यहाँ पर हमें सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलता है, सिल्वर प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। एक शाइनी प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनता है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस होंगे, और रिड्यूस होकर के यहाँ पर हमें मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। अब ध्यान देना, इन दोनों केसेस में अगर बात की जाए तो इन दोनों केसेस में यहां पर हमें मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। और शिफ्ट रिएजेंट की अगर बात करें तो शिफ्ट रिएजेंट की रिएक्शन जब आप एल्डिहाइड के साथ में लेते हैं तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है दैट बिकम्स कलरफुल। इस केस में हम ये कहते हैं कि उसका पिंक कलर जो होता है वो रीअपियर हो जाता है जब आप इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ में करते हैं। अब क्योंकि शिफ्ट रिएजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है तो कीटोन के साथ में देयर विल बी नो रिएक्शन, तो इट विल रिमेन कलरलेस। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इन रिएजेंट्स का यूज करते हैं, या एल्डिहाइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन रिएजेंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये इनको रिड्यूस कर देगा, और इनको जब ये रिड्यूस करेगा तो टॉलरेंस रिएजेंट के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा शाइनी प्रेसिपिटेट, दैट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। एल्डिहाइड जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, और उनके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। और जब एल्डिहाइड शिफ्ट रिएजेंट से ऑक्सीडाइज होगा तो शिफ्ट रिएजेंट जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है दैट बिकम्स कलरफुल, वापस पिंक कलर रीअपियर हो जाता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स, दैट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कीटोन्स। कुछ इसी ही तरह की मैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब आप ध्यान देना, देखो कार्बोहाइड्रेट में जैसे मैं अगर ग्लूकोज की बात करूं, समझना बात को, कार्बोहाइड्रेट में जैसे हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में आप कह सकते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जरा ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट्स में अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएजेंट्स। अब एक बात ध्यान देना, देखो ये जो 4 रिएजेंट्स हैं, इन 4 रिएजेंट्स की अगर बात की जाए तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं बट कीटोन को नहीं। लेकिन इन 4 में से अगर मैं 3 रिएजेंट्स की बात करूं, कौन से 3? फर्स्ट 3 टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, ये 3 रिएजेंट्स ऐसे हैं जो कुछ और स्पेशल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 3 रिएजेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कुछ और स्पेशल कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, और वो स्पेशल कंपाउंड्स कौन से हैं पहले तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ही 3 रिएजेंट उनको क्यों ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, शिफ्ट रिएजेंट क्यों नहीं कर पाएगा, वो भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। आप ध्यान देना, देखो अगर आप इन 4 रिएजेंट्स पे चेक करें तो पहले 3 रिएजेंट्स की जो कंडीशन है वो एल्कलाइन है। ध्यान देना, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो इनका जो कॉम्पोजिशन है वो आप कह सकते हैं इनका कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है कि कंडीशन यहाँ पर एल्कलाइन है। कैसे, आप देखो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कंडीशन एल्कलाइन है, इस केस में भी हमने एल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करने की बात की है, और यहाँ पर भी हम एल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करने की बात कर रहे हैं। जबकि शिफ्ट रिएजेंट की अगर बात की जाए तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कंडीशन एल्कलाइन नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पहले 3 रिएजेंट में कंडीशन एल्कलाइन है, फोर्थ रिएजेंट में कंडीशन एल्कलाइन नहीं है। और ध्यान देना, क्योंकि पहले 3 रिएजेंट की कंडीशन एल्कलाइन है, उस एल्कलाइन कंडीशन की वजह से ही ये 3 रिएजेंट्स ऐसे हैं जो कुछ और स्पेशल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। कौन कौन से कंपाउंड से, ध्यान दें,
ध्यान देना, ड्यू टू अल्कलाइन कंडीशन टॉलेंस रिएजेंट, Fehling solution and Benedict solution can also oxidize these two compounds. Hemiacetals एंड 1 हाइड्रोक्सी एल्केन 2 ऑन। पहले तो कंपाउंड समझ लो। देखो हेमीएसिटल की अगर बात की जाए तो हेमीएसिटल हेमीकेटल क्या होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। हेमीएसिटल की अगर बात की जाए तो हेमीएसिटल में कार्बन पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक OR ग्रुप प्रेजेंट होगा। और अगर ये एसिटल है, याद करो हेमीएसिटल एंड हेमीकेटल दो तरह के कंपाउंड्स मैंने आपको बताए। हेमीएसिटल तो हमें मिलता है एल्डिहाइड से और हेमीकेटल हमें मिलता है कीटोन से। तो आप सोचिए अगर कीटोन से जो जो कंपाउंड बनेगा हेमीकेटल, क्या मैं कह सकता हूं उस केस में कार्बन की इन दोनों वैलेंसीज पर R ग्रुप होंगे, क्योंकि कीटोन में भी CO ग्रुप पर R ग्रुप होंगे दोनों वैलेंसी पर। लेकिन अगर एल्डिहाइड की बात की जाए तो एल्डिहाइड में CO ग्रुप के साथ में एक हाइड्रोजन होगा। तो अगर हेमीएसिटल की बात करें तो डेफिनेटली वो किससे बना होगा, एल्डिहाइड से बना होगा। और एल्डिहाइड से बना होगा तो फिर तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हम एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। दिस कंपाउंड इज हेमीएसिटल। अब जरा ध्यान देना, देखो ये कंपाउंड अगर हेमीएसिटल है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि अगर इस हेमीएसिटल कंपाउंड को एल्कलाइन मीडियम मिल जाए, ध्यान देना इसे अगर एल्कलाइन मीडियम मिल जाए तो एल्कलाइन मीडियम में ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा जिसमें OH माइनस एज ए बेस यहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। ध्यान देना अगर इस हेमीएसिटल कंपाउंड को एल्कलाइन मीडियम मिल जाए तो ये एज ए बेस यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जब यहां से H+ रिलीज हो जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा ये आयन। और अब आप ध्यान देना जैसे ही इस आयन का फॉर्मेशन होगा इस आयन में से OR ग्रुप लीव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये OR ग्रुप यहां से लीव करता है तो कार्बन इसको जाने भी देगा, क्योंकि कार्बन अपना लॉस बैलेंस करेगा O- से। और इस तरह से यहां से OR ग्रुप लीव करने के बाद में ये तो यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके लीव करेगा तो RO- के फॉर्म में लीव कर जाएगा। और ये कार्बन जब अपना लॉस यहां से बैलेंस करेगा तो यहां पर बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O। जरा ध्यान देना यहां पर अगर आप देखेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो चुका है। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो चुका है। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर ये रिएजेंट्स एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये रिएजेंट्स जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस होंगे। मतलब एल्डिहाइड बाय गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या करेगा, इनको रिड्यूस कर देगा। मतलब हम कह सकते हैं यहां पर हमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मिल जाएगी विद टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्योंकि ये तीनों ही रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे और एल्डिहाइड को अगर ये ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब एल्डिहाइड इनको रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पर हमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान देना हमें ये एल्डिहाइड कैसे मिला, हमें ये एल्डिहाइड मिला बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इन एसिड बेस रिएक्शन। ये हेमीएसिटल कंपाउंड जब एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इसको क्या मिलना चाहिए, बेस मिलना चाहिए। और ये तो इसे 3 रिएजेंट के केस में मिल पाएगा, टॉलेंस रिएजेंट के केस में, फेलिंग सॉल्यूशन के केस में और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के केस में। ध्यान देना ये इसे शिफ्ट रिएजेंट में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शिफ्ट रिएजेंट में कंडीशन एल्कलाइन नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहां पर मैं इन 4 रिएजेंट्स में से बात कर रहा हूं इन 3 की। ये 3 स्पेशल है किस रेस्पेक्ट में, क्योंकि इन तीनों में कंडीशन एल्कलाइन है। और कंडीशन अगर एल्कलाइन है तो जैसे ही एल्कलाइन मीडियम, जैसे ही ये एल्कलाइन कंडीशन इस हेमीएसिटल को मिलेगी, हेमीएसिटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। और जैसे ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात है? अब जरा ध्यान देना, बात करते हैं 1 हाइड्रोक्सी एल्केन 2 ऑन की।
कंपाउंड इज 1 हाइड्रोक्सी एल्केन 2 ऑन। क्या हम बात कर सकते हैं, इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ध्यान देना, दिस कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म। और ध्यान देना, ये भी आपने पढ़ा होगा कि बेसिक मीडियम जो होता है वो टॉटोमेरिज्म के रेट को इंप्रूव कर देता है। बेसिक मीडियम विल इंक्रीज रेट ऑफ टॉटोमराइजेशन। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अगर इस कंपाउंड को बेसिक मीडियम मिल जाए, अगर इस कंपाउंड को एल्कलाइन मीडियम मिल जाए, तो एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, देखो इन alkaline medium rate of tautomerization gets increased। टॉटोमराइजेशन की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जरा देखो, इस कीटो कंपाउंड का अगर मैं इनॉल बनाता हूं तो इसका इनॉल क्या बनेगा हमारे पास, इसका इनॉल कंपाउंड हमारे पास ये होगा। ध्यान देना, दिस इज इनॉल ऑफ दिस कीटो फॉर्म। अब ये आपने पढ़ा होगा कि इन जनरल कीटो और इनॉल में कीटो फॉर्म डोमिनेट करता है, इनॉल फॉर्म जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर यहां पर टॉटोमराइजेशन में एल्कलाइन मीडियम मेंटेन हो रहा है तो एल्कलाइन मीडियम क्या करता है, टॉटोमराइजेशन के रेट को बढ़ा देता है। और टॉटोमराइजेशन के रेट को अगर बढ़ाएगा तो इनॉल कंटेंट आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, ये भी आपने पढ़ा होगा कि टॉटोमरिज्म में कीटो इनॉल आइसोमर्स होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो फिर तो देखो, कीटो अगर इनॉल में कन्वर्ट हुआ है तो इनॉल फिर से कीटो में भी कन्वर्ट होगा। और अब जरा ध्यान देना, ये इनॉल जब कीटो में कन्वर्ट होगा तो इस इनॉल के पास कीटो में कन्वर्ट होने के लिए दो रास्ते हैं। क्योंकि देखो, अगर इस कीटो से ये इनॉल बनाए तो ध्यान देना, अगर ये इनॉल है तो इनॉल तो ये भी है, अगर इनॉल ये है तो इनॉल ये भी है। अब जरा देखो, इस इनॉल के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कीटो की बात करूं तो ये H यहां पर आएगा और ये H यहां पर आकर ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, मतलब ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर ये इनॉल है तो इनॉल ये भी है, और इस इनॉल के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये H जब यहां पर आएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको फिर एक नया कंपाउंड मिलेगा। इस इनॉल के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कीटो में जाता हूं तो H यहां पर आएगा, ये तो बन जाएगा CH, दिस इज OH, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के बाद में यहां पर H है। जरा देखो, अगर इस इनॉल का ये कीटो फॉर्म है, इस इनॉल का अगर ये कीटो फॉर्म है तो इस इनॉल का कीटो फॉर्म ये है। और जरा ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो यहां भी एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो चुका है। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हुआ तो फिर तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के थ्रू। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इटसेल्फ रिड्यूस होंगे, मतलब कह सकते हैं दिस एल्डिहाइड विल रिड्यूस दीज कंपाउंड्स। तो यहां भी हमें प्रोसेस पॉजिटिव मिलेगा, रिएक्शन पॉजिटिव मिलेगी। अब जरा देखो, मैंने इनिशियल कंपाउंड तो कीटोन लिया था ना, मैंने इनिशियल कंपाउंड तो कीटोन लिया, लेकिन हुआ क्या, एल्कलाइन मीडियम में टॉटोमरिज्म की रेट इंक्रीज होने की वजह से इनॉल कंटेंट इंक्रीज हुआ, और जो इनॉल यहां पर बना उस इनॉल के पास कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए दो रास्ते थे। जब वो इस इनॉल से कीटो में कन्वर्ट होता है तो वापस इनिशियल कंपाउंड मिलता है, लेकिन वो जब इस इनॉल से कीटो में कन्वर्ट होता है तो बनने वाला कंपाउंड हमारे पास एल्डिहाइड होगा। और अगर एल्डिहाइड बना तो एल्डिहाइड फिर इनके थ्रू ऑक्सीडाइज होता जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखो इनिशियल कंपाउंड तो हम ले रहे हैं हेमीसिटल एंड 1 हाइड्रोक्सी एल्केन 2 ऑन, बट दे कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग दीस रिएजेंट्स। ये रिएजेंट्स इनको भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, हालांकि वो इनको डायरेक्ट ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे हैं, पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड का ही हो रहा है। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि हमने इनिशियल कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं लिया है, हमने यहाँ पर इनिशियल कंपाउंड क्या लिया है, हेमीसिटल लिया है। हमने यहाँ पर इनिशियल कंपाउंड क्या लिया है, 1 हाइड्रोक्सी एल्केन 2 ऑन लिया है। और ये इनिशियल कंपाउंड पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने कोई अलग से रिएजेंट यूज नहीं किया है, इनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम। और ये एल्कलाइन मीडियम तो आप कह सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट में भी है, फेलिंग सॉल्यूशन में भी है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी है। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम these compounds, that is hemiacetal and 1 hydroxy alkane 2 on, are first converted into aldehyde and then they are getting oxidized by using these reagents. क्लियर होगी बात ये? अब जरा ध्यान देना, बस यहां से अब मैं कंसेप्ट को रिलेट करूंगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में। आप ध्यान दीजिएगा।
कार्बोहाइड्रेट्स में मैं 3 कैटेगरीज डिस्कस करूंगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। देखो वैसे तो मोनोसैकेराइड्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। तो मैं ये 4 मोनोसैकेराइड्स डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। अब जरा ध्यान देना, देखो अगर मैं फर्स्ट 3 कंपाउंड्स की बात करूं, अगर बात की जाए इन फर्स्ट 3 कंपाउंड्स की, तो ध्यान देना दीज कंपाउंड्स आर एल्डोहेक्सोज। ये जो कंपाउंड्स हैं ये होते हैं एल्डोहेक्सोज कंपाउंड। क्या एल्डोहेक्सोज कंपाउंड आप समझ रहे हैं? देखो एल्डोहेक्सोज में हम बात करेंगे, हेक्सोज 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है और उसमें ग्रुप कौन सा होगा? एल्डिहाइड ग्रुप। जरा सोचिए ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और उसमें टोटल कार्बन 6 होते हैं, तो आप कह सकते हैं ग्लूकोज कैन बी कॉल्ड एल्डोहेक्सोज। और अगर बात की जाए मैनोज और गैलेक्टोज की, तो मैनोज और गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्योंकि आप याद करो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, अगर ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, तो मैनोज और गैलेक्टोज तो आसान है। जब आप ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पर H और OH को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपको मैनोज मिलता है, और जब आप ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पर H और OH को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपको गैलेक्टोज मिलता है। अब देखो अगर हम बात करें ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज की, तो जैसे हमने डिस्कस किया है ग्लूकोज का एग्जिस्टेंस हमें मिलता है साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म में। जरा ध्यान देना, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर भी मैंने डिस्कस किया है इसमें। अब देखो ग्लूकोज के अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और ये भी हमने डिस्कस किया है, देखो कि जब फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप बिलो द प्लेन होता है तो इसे हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और जब फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप अबव द प्लेन होता है तो उसे हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ये हमने डिस्कस किया, देखो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अब आप ध्यान देना, देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर हम बात करें मैनोज की, ध्यान देना ये हमारे पास ग्लूकोज है। अगर आप इस ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन पर H और OH को इंटरचेंज कर दें तो वो कंपाउंड बन जाएगा मैनोज, और अगर आप इसी कंपाउंड के फोर्थ कार्बन पर H और OH को इंटरचेंज कर दें तो वो कंपाउंड बन जाता है गैलेक्टोज। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज में फर्स्ट कार्बन पर कोई डिफरेंस नहीं है। ग्लूकोज और मैनोज में आप कह सकते हैं सेकेंड कार्बन पर डिफरेंस होता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पर डिफरेंस होता है। मतलब सभी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज आप कह सकते हैं फर्स्ट कार्बन के रिस्पेक्ट में तो वो आइडेंटिकल है। मतलब आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इन 3 कंपाउंड्स में फर्स्ट कार्बन पर तो अरेंजमेंट ऐसा ही होगा अल्फा के लिए, बीटा के लिए आप कह सकते हैं कि OH ग्रुप अबव और H बिलो द प्लेन होगा। डिफरेंस कहां जाएगा? ग्लूकोज का अगर आप अरेंजमेंट बना लें, अगर आप ग्लूकोज का अरेंजमेंट बना लें तो सेकेंड कार्बन पर आपको डिफरेंस मिलेगा जब आप उसे मैनोज से कंपेयर करेंगे, और फोर्थ कार्बन पर आपको डिफरेंस मिलेगा जब आप उसे गैलेक्टोज से कंपेयर करेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज फर्स्ट कार्बन के रिस्पेक्ट में तो वो आइडेंटिकल है। ये तो हो गया देखो एल्डोहेक्सोज। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर इन तीनों ही कंपाउंड्स के फर्स्ट कार्बन पर ये अरेंजमेंट है तो फिर तो मैं कह सकता हूं ऑल दीज 3 कंपाउंड्स आर एग्जिस्टिंग इन हेमीएसिटल फॉर्म। क्योंकि जरा देखो इस कार्बन पर एक OH और एक OR ग्रुप है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इन सब में C1 कार्बन पर हेमीएसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। इन सब में आप कह सकते हैं C1 कार्बन पर हेमीएसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या बात क्लियर हो रही है? अगर बात की जाए फ्रक्टोज की, तो देखो फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज की अगर बात की जाए तो ध्यान देना
फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, और कीटोहेक्सोज की अगर बात की जाए तो देखो, जैसे एल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग तो हम बात करते हैं हेमीएसिटल की, कीटोन के करस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं हेमीकीटल की। ध्यान देना, जैसे ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसका एग्जिस्टेंस होता है, वैसे ही फ्रक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्टेंस होता है। इसके अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से मिलता है। जिसमें ये कार्बन होता है फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से, और एक सिक्स कार्बन यहां पर प्रेजेंट होगा। अब जरा ध्यान देना, जैसे इसमें हम कहते हैं कि एल्डोहेक्सोज में, इन कंपाउंड्स में जैसे हमने कहा कि फर्स्ट कार्बन पर एक OH ग्रुप और एक OR ग्रुप है, मतलब इसके C1 कार्बन पर हेमीएसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। वैसे ही अगर बात की जाए तो जरा ध्यान देना, ये अगर फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो यहां पर हम कह सकते हैं इस सेकंड कार्बन पर एक तो OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक OC मतलब OR ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब आप कह सकते हैं इस सेकंड कार्बन पर, इस C2 कार्बन पर यहां पर ये हेमीकीटल प्रेजेंट है। क्या क्लियर हो रही बात है? तो आप ध्यान देना, मोनोसैकेराइड्स में आप कह सकते हैं ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज आर एल्डोहेक्सोज हैविंग हेमीएसिटल ग्रुप ऑन C1 कार्बन, while fructose is ketohexose having hemiketal group on its second carbon। अब जरा ध्यान देना, अगर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर को याद करो एल्कलाइन मीडियम मिल जाए तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? तो अब आप देखो, अगर इसे एल्कलाइन मीडियम मिल जाए तो हमने रिंग की ओपनिंग भी डिस्कस की है, यहां पर एसिड बेस होगा, एसिड बेस में ये रिंग ओपन हो जाएगी, और जैसे ये रिंग ओपन होगी यहां पर ध्यान देना, एसिड बेस में OH माइनस एसिड बेस जब यहां से H प्लस को रिमूव करेगा तो यहां पर आ जाएगा O माइनस, और जैसे ही यहां पर O माइनस आएगा ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कार्बन से लीव कर जाएगा, और ये कार्बन अपना लॉस यहां से बैलेंस करेगा, और इस तरह से यहां पर अगर आप देखेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो जाएगा। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो जाएगा। और अब जरा देखो, अगर यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप अगर यहां पर जनरेट हुआ तो फिर तो हम कह सकते हैं दिस एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। जैसा कि हम बात करते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो एल्डिहाइड यहां पर बन चुका है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे और आप कह सकते हैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होंगे। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद में खुद ऑक्सीडाइज होकर के इनको रिड्यूस कर देगा। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल होगा जब पहले रिंग ओपन हो, और रिंग कब ओपन होगी? एसिड बेस के थ्रू, जब उसको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। और आप कह सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन विल प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम फॉर एसिड बेस रिएक्शन। और ये बात अगर ग्लूकोज के लिए एप्लीकेबल है तो फिर तो ये बात मैनोज और गैलेक्टोज के लिए भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि इनमें भी आप कह सकते हैं C1 कार्बन पर हेमीएसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर हेमीएसिटल पहले एसिड बेस के थ्रू एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल उसी तरह से ये हेमीएसिटल यूनिट भी क्या होगी, पहले एल्कलाइन मीडियम में एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी, और जब एल्डिहाइड यहां पर बन जाएगा तो फिर यहां पर ये ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। देखो, फ्रक्टोज का एग्जिस्टेंस भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और अगर इसे भी यहां पर एल्कलाइन मीडियम मिल जाए, क्या होगा? देखो, इसे भी अगर एल्कलाइन मीडियम मिल जाए तो ये भी एल्कलाइन मीडियम में एसिड बेस के थ्रू फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब यहां पर फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा तो फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब मैं डायरेक्ट इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दिस इज फ्रक्टोज। और जरा ध्यान देना, ये अगर फ्रक्टोज है तो मैं कह सकता हूं दिस फ्रक्टोज इज लाइक 1 हाइड्रोक्सी एल्केन 2 ऑन, बिल्कुल ऐसा जैसा भी हमने ये डिस्कस किया। आप देखो, फ्रक्टोज के पहले और दूसरे कार्बन पर ऐसी तो यूनिट प्रेजेंट है ना। फ्रक्टोज का भी पहला कार्बन अगर आप देखोगे तो CH2OH है और सेकंड C डबल बॉन्ड O है, जो कि हमें मिलता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में। लेकिन वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कब होगा? जब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का एसिड बेस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होगा, और एसिड बेस स्ट्रक्चर रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट के लिए
इसको बेस मिलना चाहिए, और बेस कौन देगा? ये रिएजेंट्स, टॉरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये क्योंकि अल्कलाइन मीडियम इनका कॉम्पोजिशन है तो वहां पर ये एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल होगी। और अब जरा देखो, क्या हम बात कर सकते हैं, इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। और देखो इस कंपाउंड में जब टॉटोमेरिज्म होगा तो फिर तो ये देखो एल्कलाइन मीडियम जो होगा वो एल्कलाइन मीडियम यहां पर टॉटोमेरिज्म के रेट को बढ़ा देगा, और इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा वो इनॉल फॉर्म हमारे पास ये आएगा। दिस इज इनॉल फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। और ध्यान दो, ये अगर फ्रक्टोज का इनॉल फॉर्म है तो जब ये इनॉल से वापस कीटो में कन्वर्ट होगा तो फिर से वही कंडीशन है, अगर वो इस इनॉल से कीटो में कन्वर्ट हुआ तो यहां सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, लेकिन इस इनॉल से कन्वर्ट हुआ तो यहां सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा। और ध्यान देना, अगर यहां पर देखो इस इनॉल से अगर कीटो में कन्वर्ट हुआ तो यहां पर आ जाएगा सी एच डबल बॉन्ड ओ, सी एच ओ एच एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट। और जरा देखो, अगर इस इनॉल से कीटो में कन्वर्ट होता तो वापस ये सी डबल बॉन्ड ओ कीटोनिक ग्रुप आता, लेकिन यहां से अगर ये कीटो में कन्वर्ट हुआ तो जरा देखो फिर से यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो चुका है। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हुआ तो फिर तो यहां पर ये भी ऑक्सीडाइज होगा और ये ऑक्सीडाइज होकर इनको रिड्यूस कर देगा। मतलब आप कह सकते हैं फ्रक्टोज सिमिलर टू ग्लूकोज विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑल्दो इट इज कीटोहेक्सोज। हालांकि इसमें कीटोनिक ग्रुप होने की हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। जबकि आप देखो हम ये कहते हैं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन इन रिएजेंट्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर ये कंपाउंड कीटोन होते हुए भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों शो कर पा रहा है? क्या वास्तव में कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? नो, ऑक्सीडेशन कीटोन का नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड का ही हो रहा है। तो क्वेश्चन है फिर ये तो कीटोन है, एल्डिहाइड कहां से आया? टॉटोमेरिज्म के थ्रू। एल्डिहाइड इसमें कहां से आया? टॉटोमेरिज्म के थ्रू। तो आप कह सकते हैं फ्रक्टोज विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थ्रू टॉटोमेरिज्म। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि होमोसैकेराइड्स के मोनोसैकेराइड्स की अगर बात की जाए तो मोनोसैकेराइड्स में तो आप कह सकते हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वेदर दीज आर एल्डोहेक्सोज और इट इज कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, किसके थ्रू? टॉटोमेरिज्म के थ्रू। तो आप कह सकते हैं ऑल शो reducing property, all show reducing property with Tollens reagent, Fehling solution and Benedict solution। सभी Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solution के थ्रू के साथ में reducing property शो करेंगे, चाहे वो एल्डोहेक्सोज हो चाहे वो कीटोहेक्सोज हो। कीटोहेक्सोज भी reducing property शो कर पा रहा है। क्यों शो कर पा रहा है समझ में आ रहा है ना? थ्रू टॉटोमेरिज्म। ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है और फिर ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर पा रहा है। देखो क्वेश्चन मोस्टली इसमें ऐसा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और अगर आपको ऑप्शन में मोनोसैकेराइड दिया है तो वो मोनोसैकेराइड चाहे एल्डो हो चाहे कीटो हो, बोथ विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इस तरह से क्लियर। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे डाइसैकेराइड की, और डाइसैकेराइड में भी 3 एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड में तो हमने डिस्कस किया कि मोनोसैकेराइड में ऑल मोनोसैकेराइड्स विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वेदर इज इट एल्डोहेक्सोज और इट इज कीटोहेक्सोज। अब डाइसैकेराइड्स में 3 एग्जांपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। देखो एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, जैसे हम बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड्स की, तो माल्टोज में अगर बात की जाए कि कौन से 2 मोनोमर्स इसमें एसोसिएटेड रहेंगे डाइसैकेराइड फॉर्मेशन के लिए, तो आप ध्यान देना। माल्टोज की अगर बात की जाए तो ये आप जानते हैं माल्टोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, माल्टोज की अगर बात की जाए तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ
टू अल्फा डी ग्लूकोज। और इस केस में अगर बात की जाए तो कॉम्बिनेशन में एक मॉलिक्यूल का तो C1 और दूसरे मॉलिक्यूल का C4 कार्बन, वो रिएक्शन की साइट्स होती हैं। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा इसमें C1 एंड C4। फिर इसके बाद में अगर बात की जाए लैक्टोज की, तो लैक्टोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। एक तो इसमें बीटा डी गैलेक्टोज होगा और एक इसमें हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। और इसमें भी अगर बात की जाए तो जो इसमें लिंकेज आपको मिलता है वो मिलता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसमें अगर हम बात करें तो बीटा डी गैलेक्टोज इसकी तो रिएक्शन होगी C1 कार्बन पर और बीटा डी ग्लूकोज का इन्वॉल्वमेंट होगा इसके C4 कार्बन से। तो इस केस में भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको मिलेगा। और अगर बात की जाए सुक्रोज की, तो सुक्रोज इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। और अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज की अगर बात की जाए तो इसमें जो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का तो C1 कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज की हम बात करते हैं C2 कार्बन की। ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं जो हमें डिस्कस करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। अब आप देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए माल्टोज की, तो माल्टोज इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स और कॉम्बिनेशन में एक का C1 और एक का C4 कार्बन। अब आप सोचिए, जिस मॉलिक्यूल का C4 कार्बन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब जिसके C4 कार्बन पर रिएक्शन होगी, आप ध्यान दीजिएगा, जिस मॉलिक्यूल में C4 साइड पर रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, क्या हम बात कर सकते हैं, उसके C1 कार्बन पर हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जरा ध्यान देना, देखो अल्फा डी ग्लूकोज की अगर बात की जाए ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट्स का इन्वॉल्वमेंट है माल्टोज कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, तो आप ध्यान देना। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा डी ग्लूकोज। और रिएक्शन कहां पर होगी, एक का तो C1 कार्बन और एक का C4, 1 2 3 एंड 4 5 एंड दिस इज 6। तो देखो इसका C1 और इसका C4, यहां पर H2 का एलिमिनेशन होगा और इस H2 एलिमिनेशन के साथ में जो आपको डाइसैकेराइड मिलेगा दैट विल बी माल्टोज। अब जरा सोचिए, इसका रिजल्टिंग मॉलिक्यूल अगर माल्टोज है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि माल्टोज में इस साइड पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहां पर अल्कालाइन मीडियम में एसिड बेस होगा, एसिड बेस के थ्रू यहां से रिंग की ओपनिंग होगी और जब यहां से रिंग की ओपनिंग होगी तो यहां पर हम बात कर सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होगा। और एल्डिहाइड ग्रुप अगर जनरेट होगा तो दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं दिस डाइसैकेराइड दैट इज माल्टोज विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो क्लियर हो रही बात है। इसका मतलब इसमें हम बात कर सकते हैं कि जिस मॉलिक्यूल का C4 कार्बन पर C4 साइड पर रिएक्शन होगी, ध्यान देना, जिस मॉलिक्यूल के C4 साइड पर रिएक्शन होगी उसके C1 कार्बन पर हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट होगा और यहां से रिंग की ओपनिंग होकर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होगा और यहां से फिर वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरह से आप देखो लैक्टोज की अगर हम बात करें तो बीटा डी गैलेक्टोज का तो C1 कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन। ध्यान देना, बीटा डी गैलेक्टोज का C1 और बीटा डी ग्लूकोज का C4। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं
कि बीटा डी ग्लूकोज का अगर C4 कार्बन होगा तो इसके C1 कार्बन पर फिर से हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां पर एसिड बेस के थ्रू रिंग ओपन होगी और वहां पर भी एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो जाएगा। तो मतलब हम बात कर सकते हैं कि माल्टोज एंड लैक्टोज दे विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। आप ध्यान देना, इन दोनों की अगर बात की जाए तो दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, इन्हें आप कह सकते हैं दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज दीज डाइसैकेराइड्स विल रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्लियर हो रही बात है? और इसका रीजन क्या है? सिंस हेमी एसिटल ग्रुप इज प्रेजेंट। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि इनमें हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। और कहां पर हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट होगा समझ में आ रहा है? जिस मॉलिक्यूल के C4 कार्बन पर रिएक्शन है उसके C1 कार्बन पर आप कह सकते हैं हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं सुक्रोज की। देखो सुक्रोज इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। देखो ये तो हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज, इसको अलग से बना लेते हैं। देखो अल्फा डी ग्लूकोज की अगर बात की जाए ये तो है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज ये कंपाउंड, दूसरा आपको दिया बीटा डी फ्रक्टोज। अब बीटा डी फ्रक्टोज की अगर हम बात करें ये कंपाउंड है हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज, और रिएक्शन किस साइड पर है? तो अल्फा डी ग्लूकोज का तो C1 कार्बन। अब जरा ध्यान देना, देखो अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन तो ये हो जाएगा, और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन, तो जरा ध्यान दो, इसका C1 कार्बन तो ये है CH2 कार्बन, और इसका C2 कार्बन ये है। और अब जरा ध्यान देना, अगर इसके C1 और इसके C2 कार्बन पर रिएक्शन है तो फिर तो जब यहां पर H2 एलिमिनेट होकर सुक्रोज कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इस डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज के C1 कार्बन पर जो हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट था, रिएक्शन के बाद में वहां पर फिर हेमीसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। और इसी तरह से बीटा डी फ्रक्टोज के C2 कार्बन पर जो हेमीकीटल ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान देना, बीटा डी फ्रक्टोज के C2 कार्बन पर जो हेमीकीटल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि आप याद करो ये हमने डिस्कस किया है कि ग्लूकोज में तो C1 कार्बन पर हेमीसिटल होता है और फ्रक्टोज के C2 कार्बन पर हेमीकीटल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जरा सोचिए, इस हेमीकीटल और हेमीसिटल ग्रुप, यहीं से तो रिंग की ओपनिंग होती है ना एसिड बेस के थ्रू। आप सोचिए अगर हेमीसिटल और हेमीकीटल ग्रुप ही ना रहे, क्योंकि यहां पर जब H2 एलिमिनेट होगा तो आप कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का हेमीसिटल C1 कार्बन पर और बीटा डी फ्रक्टोज का हेमीकीटल C2 कार्बन पर इस माइनस H2 के बाद में अवेलेबल नहीं रहेंगे, और अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो फिर यहां पर रिंग की ओपनिंग पॉसिबल नहीं है, और अगर रिंग की ओपनिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर इनके लिए हम बात कर सकते हैं दे विल नॉट शो, इट विल नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो इस केस में अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज की अगर बात की जाए तो इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर सिंस हेमीसिटल एंड हेमीकीटल ग्रुप एब्सेंट। क्योंकि इसमें हेमीसिटल हेमीकीटल ग्रुप एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि हेमीसिटल ग्रुप के कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है? C1 कार्बन पर। हेमीसिटल ग्रुप के कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है? C1 पर। और हेमीकीटल ग्रुप फ्रक्टोज के कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है? C2 पर। और C1 और C2 यही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहां पर जब H2 एलिमिनेट होगा तो इसका हेमीसिटल ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसका हेमीकीटल ग्रुप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर हेमीसिटल हेमीकीटल ग्रुप नहीं है तो फिर ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। मतलब डाइसैकेराइड्स में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, माल्टोज एंड लैक्टोज विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, बट सुक्रोज कैन नॉट शो, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर बात है? तो आप ध्यान दो, मोनोसैकेराइड में ऑल विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, डाइसैकेराइड में माल्टोज एंड लैक्टोज विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बट सुक्रोज कैन नॉट। क्लियर बात है? और इसके बाद में अगर बात की जाए थर्ड पॉलीसैकेराइड की, ध्यान
ध्यान देना। पॉलीसैकेराइड की अगर बात की जाए तो पॉलीसैकेराइड में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे पास हैं, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च एंड सेल्यूलोज। और ध्यान रखिएगा स्टार्च एंड सेल्यूलोज की अगर बात की जाए, बोथ आर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ध्यान देना, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। बोथ आर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब अगर बात की जाए तो देखो क्वेश्चन यही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज कैन शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब ध्यान देना, मोनोसैकेराइड की अगर बात की जाए ऑल विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। डाइसैकेराइड की अगर हम बात करें तो माल्टोज एंड लैक्टोज विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बट सुक्रोज कैन नॉट। और अगर पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो बोथ कैन नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। बस इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। तो ये हुआ देखो इसमें रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं कार्बोहाइड्रेट्स में केवल एक लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जो रिएक्शन आपको याद रखनी है और इंपॉर्टेंट भी है वो। ध्यान देना, कंपाउंड अगर आपको इसमें ग्लूकोज दिया हुआ है और अगर आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग ब्रोमीन प्लस वाटर, ये समझ में आ रहा है हाउ ब्रोमीन प्लस वाटर विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान देना कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ब्रोमीन प्लस वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेंगे। तो ये आपने पढ़ा है, देखो हमने डिस्कस भी किया है, ब्रोमीन प्लस वाटर विल फॉर्म HOBr। ब्रोमीन और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HOBr, हाइपोब्रोमस एसिड। और ध्यान देना इनकी रिएक्शन से अगर HOBr बनता है तो HOBr विल प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन दैट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ध्यान देना ब्रोमीन प्लस वाटर की प्रेजेंस में अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसका एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक ग्रुप। तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिडिक ग्रुप, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन अनअफेक्टेड। बाकी पार्ट इसमें सेम रहेगा एंड दिस कंपाउंड फॉर्म्ड in the reaction is known as gluconic acid. This compound is known as gluconic acid. तो ध्यान देना glucose plus glucose when oxidized using bromine plus water will form gluconic acid. और ध्यान देना bromine plus water cannot oxidize fructose. bromine plus water यहाँ पर एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज लिया तो उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है और कार्बोहाइड्रेट में अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ब्रोमीन प्लस वाटर कीटोनिक ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें ब्रोमीन प्लस वाटर कैन नॉट ऑक्सीडाइज फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम बात कर सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये एक डिफरेंस की आप बात कर सकते हैं कि ब्रोमीन प्लस वाटर कैन ऑक्सीडाइज ग्लूकोज बट कैन नॉट ऑक्सीडाइज फ्रक्टोज। अब ध्यान देना, देखो यहां पर अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला है तो आप कह सकते हैं दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप इन ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक बात तो क्लियर है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। बट देखो कार्बोनाइल ग्रुप भी दो तरह के हो सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर हम बात करें कि कार्बोनाइल ग्रुप इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ग्लूकोज में प्रेजेंट कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अगर हमें कंफर्म करना है तो इसके कंफर्मेशन के लिए आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन प्लस वाटर विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड ग्रुप इन कार्बोहाइड्रेट बट इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन इन कार्बोहाइड्रेट। तो एक तरह से हम बात कर सकते हैं इट इज conformation of aldehyde group in glucose।
ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप के कंफर्मेशन के लिए आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ध्यान देना नाइट्रिक एसिड। देखो अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप तो ऑक्सीडाइज हो गई एसिड में, लेकिन ये जो यहाँ पर टर्मिनल पर एल्कोहलिक ग्रुप है ये पहले ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। मतलब इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें दोनों ही टर्मिनल्स पर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। ध्यान देना इस केस में प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हमें ये मिलता है, ये प्रोडक्ट हमें मिलता है एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैकरिक एसिड। इट इज सैकरिक एसिड। और ध्यान देना सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन अगर हुआ है, ध्यान देना नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अगर सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है तो आप कह सकते हैं दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर दोनों साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना है तो ध्यान देना अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये तो आप नहीं कह सकते कि दोनों साइड में एल्डिहाइड ग्रुप हो। अगर आप दोनों साइड में एल्डिहाइड ग्रुप लोगे तो वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर इसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है लेकिन अगर 2 एसिड बने तो इसका मतलब डेफिनेटली एक टर्मिनल पर एल्डिहाइड रहा होगा तो दूसरे टर्मिनल पर इसमें अल्कोहल रहा होगा जो पहले ऑक्सीडाइज हुआ होगा एल्डिहाइड में और फिर आगे ऑक्सीडाइज होगा एसिड में। और अगर टर्मिनल पर एल्कोहलिक ग्रुप है तो वो तो प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इट इज कंफर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, तो आंसर है ब्रोमीन प्लस वाटर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज, तो आप इसमें रिएजेंट यूज कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड। और इनके ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ब्रोमीन प्लस वाटर के केस में प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन पर प्रोडक्ट बनता है सैकरिक एसिड। दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो रिएक्शन आपको याद रखनी है। और इस तरह से हमने बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से मेनली क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जाता है।